गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब हमारे लाइफ में। और जो लोग तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसका तो टेंशन के मारे क्या ही हाल है, भगवान ही जाने, इतना सारा पढ़ने का प्रेशर। ठीक है, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी चीज़ों को मज़ा लेना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ते ही रह जाए। तो आई होप आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, समझा है कि किस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास कर रहे हैं। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, एज इट रियली हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो इन दिस प्लेटफॉर्म। आपका साथ सबसे ज़रूरी है मेरा अभी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास। ऑलरेडी हम लोगों ने लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया था विद केस लॉज। मैंने एक होमवर्क भी दिया था, तो देखते हैं कौन कौन किया है। तो एक ऑफ़र बनने के लिए, वैलिड ऑफ़र बनने के लिए क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स का होना आवश्यक है, कल की क्लास में हमने एलाबोरेटली उसको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक ऑफ़र कैसे रिवोक हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है। अब उसका क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स है, एक्सेप्टेंस कब देना है, कितने टाइम पहले देना है, सब कुछ आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बगैर देर के। टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर और लैप्स ऑफ एन ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, तीनों टर्म का ही एक ही मतलब है। टर्मिनेशन का मतलब ही ख़त्म होना, लैप्स का भी मतलब है ख़त्म होना, रिवोकेशन का भी मतलब है ख़त्म होना। ठीक है, तो एक ऑफ़र, एक वैलिड ऑफ़र ख़त्म कैसे होता है? Generally speaking, an offer may be terminated, that is, revoked before its acceptance and communication of acceptance. तो एक ऑफ़र हमारा जनरल टर्म में कैसे रिवोक हो सकता है या फिर टर्मिनेट हो सकता है, उसके एक्सेप्टेंस के पहले या फिर कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस के पहले। मानो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिसने ऑफ़र बना है उस तक अभी भी वो खबर नहीं पहुंचा है कि ऑफ़र का एक्सेप्टेंस हो गया। उसको अभी भी पता है कि ऑफ़र का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, तब तक वो उसके पास टाइम है कि वो ऑफ़र को कैंसिल कर सकता है। तो दो पॉसिबल ग्राउंड से हमारा कब हमारा एक ऑफ़र टर्मिनेट हो सकता है। एक बिफोर द एक्सेप्टेंस एंड द सेकेंड इज बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ठीक है, आई होप इतना दूर समझ में आया। In other words, acceptance should be made and communicated before the offer lapses. ऑफ़र के ख़त्म होने के पहले हमें एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है या फिर एक्सेप्टेंस करना है। तो ऑफ़र रहेगा तभी तो एक्सेप्टेंस होगा। ऑफ़र ही अगर लैप्स हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगा? ठीक है, अब हम सर्कमस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कब हमारा ऑफ़र टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 6 में हमारा रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो उसको अब हम एलाबोरेटली पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसा हमारा हम ऑफ़र बनने के लिए क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स का होना ज़रूरी है वो पढ़े। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं एक ऑफ़र कैसे लैप्स होता है या फिर टर्मिनेट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाता है, तभी हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट होगा कि ऑफ़र कैसे बना, फिर कम्युनिकेशन कैसा हुआ, फिर ऑफ़र लैप्स ना होने तक क्या क्या हमें करना चाहिए और एक्सेप्टेंस हमें किस टाइम में देना है। ठीक है, एक साइकिल करके हम पढ़ेंगे तभी हमको चीज़ें समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, पहला हमारा सर्कमस्टेंसेस है बाय नोटिस, जो ऑलरेडी मेंशन किया गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अब नोटिस देने से कैसे हमारा टर्मिनेशन होता है ऑफ़र का? एन ऑफर मे बी रिवोक्ड और विदड्रॉन बाय द ऑफरर बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड एज अ कंसिक्वेंस इट पुट्स एन एंड टू द ऑफर। तो जो ऑफरर है, जिसने ऑफ़र बनाया है, वही अगर नोटिस दे दिया ऑफरी को कि हम ऑफ़र को कैंसिल कर रहे हैं, तो ऑफरी के पास कुछ भी नहीं बचेगा टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र। ऑफरी को मान लेना ही पड़ेगा कि ठीक है, अब ऑफरर खुद ही कैंसिल कर रहा है, वो खुद ही हमें नोटिस भेज रहा है कि वो नोटिस को वो ऑफ़र को ख़त्म करना चाहता है, तो इसमें मेरा कोई से नहीं है। आई हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, चलो ऑफ़र आपके वजह आप ऑफ़र को टर्मिनेट कर रहे हैं। An offer, however, may be revoked at any time before it's accepted, even if the offerer did promise to keep the offer open for a specified time. एक्सेप्टेंस के किसी भी समय पहले ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है बाय द ऑफरर, दो ऑफरर ने एक स्पेसिफाइड टाइम मेंशन किया था ऑफरी को कि तुम इस टाइम के बीच अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफरर ने बोला था कि मुझे तुम्हारा मकान खरीदना है, ए ने बी को बोला था, तो उसके बदले में ए ने बोला कि तुम कितने पैसों से वो तुम मकान मुझे खरीदोगे, उस पैसे को तुम बता देना। तो तुम्हारे पास अभी 3 महीना है, तुम सोचो बेचोगे कि नहीं बेचोगे, तो तुम बता देना, ठीक है। तो इन द मीन टाइम बी ने ए को फ़ोन करके बता दिया कि हाँ मैं मेरा मकान आपको बेचूंगा, तो इस पैसे से मैं बेचूंगा। तो फिर से ए ने बताया कि ठीक है, चलो तुम्हारे पास 3 महीना है, तुम पेपर्स वगैरह रेडी करवाओ, तो 3 महीने में तुम्हारा एक्सेप्टेंस दे देना। तो वो जो 3 महीना एक समय दिया ऑफरर ने एक्सेप्टेंस करवाने के लिए, तो इस ऑफ़र को कभी भी उस 3 महीने में रिवोक किया जा सकता, एंड इट कैन बी बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र रिवोक हमेशा होता है एक्सेप्टेंस के पहले, दो अ स्पेसिफाइड टाइम इज़ मेंशन्ड बाय द ऑफरर। ये हमारा कोई फैक्टर होगा नहीं कि ऑफरर ने बोला था 3 महीना है, 4 महीना टाइम है, ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। हाँ, ऑफरर टाइम दे सकता है, लेकिन ऑफरर के पास वो राइट भी है कि वो एक्सेप्टेंस के होने के पहले किसी भी टाइम वो अपना ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। लेकिन किस फैक्टर का होना आवश्यक है? इट इज़ बिफोर द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के पहले ऑफर को रिवोक करना है, ठीक है। Thus, an offer may be withdrawn at any time before it has been accepted, but not afterwards. एक ऑफ़र जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ उस ऑफ़र का, तब तक उसके पास ऑफ़र के पास राइट है टू रिवोक दैट ऑफ़र। लेकिन एक बार एक्सेप्टेंस मिल गया उस ऑफ़र का, तब उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद वो रिवोक नहीं किया जा सकता, मतलब ऑफरर उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो द मेन प्रिंसिपल हियर इज़ दैट ऑफर रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस के सिर्फ पहले, ना कि एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ए मेक्स हाईएस्ट बीड एट एन ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन सेल हम सब कोई देखे हैं कि ऑक्शन सेल एक्चुअली होता कैसा है। तो सबसे पहले बिड किया, मतलब अपना अमाउंट बोला कि इस अमाउंट से हमको ये चीज़ खरीदना है, ठीक है। Subsequently, he changes his mind and wishes to withdraw the same. तो उसने बोला मुझे इस 10 लाख से इस पिक्चर को खरीदना है। तुरंत ही उसने अपना दिमाग विश को चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं खरीदना है, ये मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ। सब्सिक्वेंटली, तुरंत ही बाद। ही मे डू सो बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर। हम देखते हैं जब ऑक्शन होता है तब हथौड़ा से बोला जाता है कि 10 लाख 1 रुपये, 10 लाख 2 रुपये। जब 10 लाख 3 रुपये हैमर गिर गया, तब हमारा वो 10 लाख 3 रुपये में हमारा रकम कंफर्म हो गया, वो एक्सेप्टेंस हो गया। जो अभी 10 लाख बोला है उसको 10 लाख में वो पिक्चर मिलेगा। तो बाय द फॉल ऑफ द हैमर हमारे ऑक्शन में एक्सेप्टेंस को तय किया जाता है। तो ये एक जुडिशरी का क्वेश्चन था कि ऑक्शन सेल में हम कैसे माने हमारा एक्सेप्टेंस हो गया।
तो ऑप्शन में आया था बाय द फॉल ऑफ द हैमर। तो ये होगा हमारा आंसर कि ऑक्शन सेल में हमारा एक्सेप्टेंस होता कैसा है, बाय द फॉल ऑफ द हैमर। तो मैं क्या एग्जाम्पल दी, एक ऑक्शन सेल में जब तक मानो एक आदमी ने एक अमाउंट तय किया, ठीक है, कि इस अमाउंट में उसको वो पिक्चर खरीदना है। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही उसने अपना विश को चेंज किया और बोला कि नहीं, मुझे विथड्रॉ करना है। लेकिन ये तब तक कर सकता है जब तक वो फॉल ऑफ द हैमर ना हुआ हो। अगर फॉल ऑफ द हैमर हो गया, हथौड़ा गिर गया, मतलब हो गया, जो प्रोसेस था वो अगर हो गया, तो उसमें फिर के वो चेंज नहीं कर सकता अपना विश को, उसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये फॉल ऑफ द हैमर का केस समझ में आया सबको। हमने देखा ना कि एक रकम मानो फिक्स्ड हो गया, उसके ऊपर और अमाउंट उठ नहीं रहा है, मानो 10 लाख पे फिक्स्ड हो गया, अब 10 लाख के ऊपर कोई जा नहीं रहा है। तो ऑक्शन में जो करवाता है तो वो क्या करता है, 10 लाख 1, 10 लाख 2 ऐसे करके बोली लगाता है। जब 10 लाख 3 वो बोली लगा दिया और किसी ने भी उसको चेंज नहीं किया, तब वो 10 लाख 3 में ऐसा एक हथौड़ा मारता है। तो दैट इज़ फॉल ऑफ द हैमर। जब हथौड़ा उसने मार दिया तो उसको एक्सेप्टेंस हो गया उस ऑफर का कि इस पिक्चर को 10 लाख में ही बेचा जाएगा, ना कि उससे बाहर। अब जो 10 लाख बोली लगाया था उसको वो पिक्चर मिलेगा बाय पेइंग दैट 10 लाख अमाउंट टू दैट अथॉरिटी, जो ऑक्शन को करवा रहा है। तो जो ऑक्शन को करवा रहा है उसको उस पर्सन 10,000 रुपये पे कर देगा और वो पिक्चर लेके चला जाएगा। तो ऑक्शन सेल में एक्सेप्टेंस हमारा बाय द फॉल ऑफ द हैमर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई होप एग्जाम्पल समझ में आया हो। अब it is important to mention in this context that just like communication of offer is essential, so also notice of revocation of offer should be duly brought to the knowledge of the offeree, or otherwise he is entitled to treat the offer to be in existence and capable of existence। जैसा हमारा वैलिड ऑफर का नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर टू द ऑफरी होना आवश्यक है कि ऑफरी के पास ऑफर का नॉलेज हो, तभी तो वो एक्सेप्टेंस देगा। अगर किसी चीज़ के ऊपर उसको नॉलेज ही नहीं है, वो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार ये ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक कर रहा है, इसका भी नॉलेज ऑफरी के पास होना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम। उसने अपना एक्सेप्टेंस कर लिया, उसने अपने एक्सेप्टेंस को भी ऑफरर के पास भेज दिया, फिर ऑफरर ने अपना जो वो इरादा है, इंटेंशन है टू रिवोक दैट ऑफर, वो ऑफरी को बोल रहा है। पॉसिबल है ऑफरर के पास वो राइट है कि वो अपने ऑफर को कैंसिल करेगा कि टर्मिनेट करेगा? नॉट पॉसिबल। तो जिस तरीके से एक वैलिड ऑफर का नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक ऑफरर का लैप्स होना या फिर टर्मिनेट होने का नॉलेज भी ऑफरी के पास होना आवश्यक है। ठीक है, तभी हम उसको कहेंगे कि ऑफर लैप्स होगा। अगर लैप्स होने का नॉलेज ही ऑफर के पास नहीं है तो वो तो बेचारा विद इन अ रीजनेबल टाइम अपना एक्सेप्टेंस बोल देगा ऑफरर को। तो ऑफरर के पास और कुछ भी करने का मतलब प्लान नहीं होगा टू कैंसिल दैट ऑफर। ठीक है, in other words, to withdraw an offer, the notice of withdrawal must actually be brought to the attention of the offeree। वही बात है कि ऑफरी के पास या फिर ऑफरी का अटेंशन उसमें होना चाहिए कि हाँ, अच्छा, ऑफरर ऑफर को कैंसिल कर रहा है या फिर टर्मिनेट करना चाहता है। ये नॉलेज ऑफरी के पास होना चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले। तो ऑफरी जब एक्सेप्टेंस करेगा उसके पहले उसके पास ऑफरर का वो इंटेंशन टू टर्मिनेट द ऑफर, ये नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है। किसके पहले? ऑफरी जब अपने ऑफर को एक्सेप्ट करेगा उससे पहले ऑफरी के पास ये जो ऑफरर अपने ऑफर को टर्मिनेट करेगा इसका नॉलेज होना आवश्यक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये एक बहुत ही सिंपल लाइन समझ में ये आया
कि एक्सेप्टेंस के पहले कभी भी ऑफरर के पास ये राइट है कि वो अपने ऑफ़र को कैंसिल कर सकता है। लेकिन ये जो ऑफरर अपने ऑफ़र को कैंसिल कर सकता है, इसका नॉलेज ऑफरी के पास होना चाहिए बिफोर द एक्सेप्टेंस। आई रिपीट कि ये जो ऑफरर अपने ऑफ़र को कैंसिल करना चाहता है, टर्मिनेट करना चाहता है, ये सिर्फ तभी कर सकता है बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र बाय द ऑफरी। ऑफरी के एक्सेप्टेंस के पहले वो ये टर्मिनेट अपने ऑफ़र को कर सकता है। लेकिन ये जो वो टर्मिनेट कर रहा है अपने ऑफ़र को, ये नॉलेज ऑफरी तक पहुंचाना भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि उसके ऑफरी के पास ये जो ऑफ़र हमारा टर्मिनेट हो रहा है, अब तुम एक्सेप्टेंस ना दो, एक्सेप्टेंस के पहले ये नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है। ठीक है, कि ऑफरर एक्चुअली सोच क्या रहा है अपने दिमाग में, उसका नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है। कब कब उसका नॉलेज होना आवश्यक है? बिफोर द एक्सेप्टेंस, क्योंकि रिवोकेशन आफ्टर द एक्सेप्टेंस किसी भी सर्कमस्टांस में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी नॉलेज है कि ये टर्मिनेट करना चाहता है ऑफरर अपने ऑफ़र को, वो बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफरी के पास नॉलेज में आना आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सर्कमस्टेंसेस कि एक ऑफ़र को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं, वो है बाय नोटिस। ठीक है, अब सेकंड क्या है? बाय द लैप्स ऑफ टाइम। समय था, समय बीत गया, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ऑफर हमारा लैप्स हो गया। दिस मोड ऑफ रिवोकेशन व्हेन कैन बी एनालाइज फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। अब दो तरीके से हम बाय लैप्स ऑफ टाइम को समझेंगे। क्या है? When time is stipulated and if time is not stipulated। अब दो केस है। मानो एक ऑफ़र में एक टाइम मेंशन किया गया है और एक ऑफ़र में टाइम ही मेंशन नहीं किया गया है, तब हम बाय लैप्स ऑफ टाइम को कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे? एक तो जब टाइम मेंशन किया हुआ है ऑफ़र में, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टाइम मेंशन किया गया है वो अगर लैप्स हो गया तो हमारा ऑफ़र भी हमारा लैप्स हो जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं हुआ उस टाइम के बीच, हमारा ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। लेकिन जब टाइम ही मेंशन नहीं किया गया, तब हम कैसे मानेंगे कि कितना टाइम हम लेंगे? ठीक है, इफ़ टाइम स्टिप्यूलेटेड, अगर टाइम मेंशन किया गया है तब हम क्या करेंगे? इफ़ in many offers the offerer expressly specifies the time within which the acceptance to the offer can be made। ऐसे बहुत सारे ऑफ़र हैं जिसमें ऑफरर एक्सप्रेसली मेंशन कर देता है एक टाइम पीरियड कि उस टाइम पीरियड के अंदर ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना है। तो वो ऑफ़र के टर्म्स पढ़ के ही समझ में आता है कि इसमें एक टाइम पीरियड मेंशन किया गया है जिसके बीच ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस देना है। In such an event, the offer automatically revoked by the lapse of that time if not accepted within that stipulated time। तो जब हमारा एक्सप्रेसली टाइम पीरियड को मेंशन किया गया है ऑफ़र में और ऑफरी उस टाइम पीरियड के अंदर अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे पाया, तो ऑटोमेटिकली बाय द लैप्स ऑफ दैट टाइम पीरियड हमारा ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। ये तो सीधा सा बात है कि जो टाइम मेंशन किया गया है उस टाइम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं दे पाया ऑफरी ने, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम के ख़त्म होने के बाद से हमारा ऑफ़र भी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब हमारा टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि कितने टाइम के बीच हमारा वो ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। On the other hand, if no time is stipulated, the lapse of time will expire of a reasonable period of time। तो उसको तब हम मानेंगे कि जो जहाँ पे हमारा कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तब हम उसको रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे। रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम अब क्या होगा? वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर हमारा आएगा कि यहाँ पे कितने टाइम के बीच एक्सेप्टेंस देना आवश्यक है, तब वो हमारा सर्कमस्टेंस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस होगा। ठीक है, now at this point it may be noted that if a reasonable time for the communication of acceptance is a
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वही हम बोले कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये लॉ डिसाइड नहीं करता, फैक्ट डिसाइड करता है, एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमारा रिजनेबल टाइम हम ठीक करेंगे। अच्छा, एक केस पहले पढ़ते हैं, केस लॉ, फिर हमको समझ में आएगा कि इसमें रिजनेबल टाइम का मतलब क्या है। राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफियोरे 1866 का केस है, 1866 का केस है। ऑन 8 जून एम ऑफर टू बाई सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन आर कंपनी। अच्छा, एम ने 8 मई को ऑफर किया था कि वो कुछ सर्टेन शेयर खरीदना चाहता है आर के कंपनी का। He received the letter of allotment on 23rd November. उसने 8 जून को आर के कंपनी में ऐसा एक लेटर भेजा था, ऑफर किया था कि एम कुछ शेयर आर के कंपनी का खरीदना चाहता है। तो 8 जून एम ने ये ऑफर रखा था आर के कंपनी के पास। उसका एक्सेप्टेंस कब आया? 23rd नवंबर। आर के कंपनी के मेंबर ने लिख के भेजा कि कितने शेयर वो बेचना चाहता है एम को। ठीक है, तो 8 जून एंड 23rd नवंबर, ये बहुत बड़ा एक स्पैन है, टाइम स्पैन। एम रिफ्यूज टू टेक द शेयर, एम ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे। Held, M was entitled to refuse as the offer had lapsed by the delay in acceptance. अभी तुम 8 जून को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि मुझे कुछ शेयर तुम्हारे कंपनी में चाहिए, तो तुम वो मुझे जुलाई तक भेज सकते थे। जुलाई बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर का 23rd नवंबर हमारे पास एक्सेप्टेंस आया जून के ऑफ़र का कि इतना शेयर हम तुमको बेचना चाहते हैं। इज़ दिस अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम? ये केस का सर्कमस्टेंस बताता है कि ये एक रीजनेबल टाइम है? नो, दिस इज़ नॉट अ रीजनेबल टाइम। तो रीजनेबल टाइम क्या है? ये क्वेश्चन का फैक्ट है। ये जैसा हमारा टर्म्स ऑफ द ऑफर है या फिर जैसा हमारा केस है, उस हिसाब से हमें रीजनेबल टाइम को तय करना है कि रीजनेबल टाइम हमारा होगा क्या। ये नहीं कि इसमें रीजनेबल टाइम 3 महीना है तो दूसरे केस में भी रीजनेबल टाइम हमारा 3 महीना होगा। रीजनेबल टाइम टोटली डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एंड सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, आई होप ये रीजनेबल टाइम क्या है सबको समझ में आया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, देन लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली ट्राई, मैं समझाने की कोशिश फिर से करूँगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। प्लीज़, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर दैट कि आप जो लोग भी मेरे कमेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे कुछ भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, और अगर मैं किसी भी जगह पे गलती भी कर रही हूँ तो प्लीज़ रेक्टिफाई भी आप बोले कि मुझे किस तरीके से वो उसको चेंज करना पड़ेगा। इट विल रियली हेल्प अ लॉट, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन दोनों तरफ से ना हो तो प्रॉब्लम होता है ना। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को एक्चुअली वीडियो लग कैसा रहा है, कि मैं ठीक ठाक से पढ़ा पा भी रही हूँ कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है। जितना सारा जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में कि नहीं अच्छा है, किस में गलती है, किस में चेंज करना पड़ेगा। So it's my humble request that to share and like my channel and also subscribe my channel. Okay, तो दोनों लीगल प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिया कि एक ऑफ़र लैप्स कैसे होता है। एक तो बाय नोटिस से, एंड सेकंड बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब लैप्स ऑफ टाइम में भी 2 पर्सपेक्टिव्स है। क्या क्या है सर्कमस्टांसेस? एक है जब हमारा टाइम ऑलरेडी मेंशन किया गया है, एंड सेकंड है जब हमारा टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो उन दोनों केस में हम कैसे मानेंगे कि हमारा ऑफ़र लैप्स हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर है बाय फेलियर टू फिलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब पहले हमें करना है, प्रेसिडेंट का मतलब ही पहले। तो मानो ऐसा एक है कि ऑफ़र के एक्सेप्टेंस से पहले
एक कंडीशन दिया गया है जिसको फुलफिल करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा एक्सेप्टेंस हम कर पाएंगे। तो ऑफर में ही एक ऐसा कंडीशन दिया गया है कि एक्सेप्टेंस के पहले उसका पूरा होना बहुत आवश्यक है। क्या है? एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द फेलियर ऑफ द ऑफरी टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के पहले जो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था वो ऑफर ही नहीं कर पाया, तो हमारा ऑफर लैप्स हो जाएगा। वेयर सच अ कंडीशन हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। किसने मेंशन किया है? ऑफरर ने मेंशन किया। ऑब्वियसली ऑफरर ऑफर को बना रहा है तो ऑफर ही कंडीशन को बनाएगा। कंडीशन सच एज पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और डिपॉजिट ऑफ एडवांस मनी, जिसके हम अर्नेस्ट मनी भी कहते हैं। तो अर्नेस्ट मनी का मतलब है एडवांस मनी, एडवांस में जो मनी दिया जाता है। और फिलिंग अप अ सर्टेन फॉर्म और एग्जीक्यूटिंग अ सर्टेन डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा, दीज आर द कंडीशंस। तो कंडीशंस यहाँ पे क्या हो सकता है कि नहीं, पहले एडवांस देना पड़ेगा इतना परसेंट, फिर बाद में वो तुम EMI में दे सकते हो, या फिर मंथली दे सकते हो, या फिर इस फॉर्म को पहले भरना है फिर तुम अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हो, या फिर ऐसे ऐसे करके तुमको पहले ऑफ़र को पढ़ना है, या फिर कुछ भी वहाँ पे जो कंडीशन मेंशन किया गया है उस डॉक्यूमेंट को भरना है, फॉर्म भरना है, जमा करना है, उसके बाद तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो इस दिस टाइप ऑफ कंडीशंस इज मेंशन्ड बाय द ऑफरर कि एक्सेप्टेंस के पहले तुमको ये सब करना पड़ेगा, फिर तुम अपना एक्सेप्टेंस दे पाओगे इस ऑफर में। Now, failure to satisfy any such conditions may make a proposal to lapse। अब मानो ऑफरी ने इन जो भी कंडीशंस मेंशन किया गया है ऑफरर के द्वारा वो कंप्लीट नहीं कर पाया, फेल हो गया उसको फुलफिल करने में, तो हमारा वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है? अगर ऑफरी ने कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल ना कर पाया एक्सेप्टेंस के पहले, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफर हमारा लैप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। A seller agrees to sell his house subject to the condition that B, a buyer, pays half of the agreed price at advanced before a certain date। तो A और B के बीच ऑफर हो रहा है। A सेलर है, B बायर है। A अपना मकान बेचना चाहता है B को और B खरीदना चाहता है, लेकिन कंडीशन क्या है? A ने रखा है उस कंडीशन को एज ए इज़ द सेलर कि जो जितना पैसा, जितना रकम हमारा ठीक हुआ है कि इस रकम में हम लोग मैं मेरा मकान को बेचूंगा, उसका 50% तुमको पहले एडवांस हमको देना पड़ेगा, और बाकी का जो 50% है वो तुम बाद में भी दे सकते हो, लेकिन पहले हमें 50% चाहिए, ठीक है, एडवांस के तौर पे एक सर्टेन डेट के पहले, ठीक है। द पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी अदरवाइज नोन एज बुकिंग मनी इज द कंडीशन प्रेसिडेंट लेट डाउन बाय द ऑफरर सब्जेक्ट टू विच द ऑफर कुड बी एक्सेप्टेड। अगर उसने पहले वो एडवांस मनी दे दिया, बी ने पहले ही एडवांस मनी दे दिया, तो वो तब एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो एडवांस मनी दे ही ना पाया तो ऑफरर कैसे उससे ऑफ़र करेगा, मतलब एक्सेप्टेंस उसके पास तो वो राइट ही नहीं है कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। तो ऑफरर का यहाँ कंडीशन प्रेसिडेंट था कि वो एक बुकिंग अमाउंट उसको देना पड़ेगा एक सर्टेन डेट से पहले। तो अगर बी यहाँ पे उस सर्टेन डेट से पहले वो हाफ ऑफ द अमाउंट अगर ना दे पाया, तो उसके पास अभी एक्सेप्टेंस का और कोई राइट है नहीं, तो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना दूर समझ में आया कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है। तो कंडीशन प्रेसिडेंट रखता ऑफर ही है एक्सेप्टेंस के पहले, कि एक्सेप्टेंस करने के पहले इस कंडीशन का फुलफिल होना आवश्यक है, तभी एक ऑफरी के पास पावर होगा टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, ठीक है। 3 लीगल प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय डेथ और इंसैनिटी। अब किसका डेथ, किसका इंसैनिटी? द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर पुट्स एन एंड टू द ऑफर प्रोवाइडेड द ऑफरी कम्स टू नो ऑफ इट बिफोर एक्सेप्टेंस।
तो बार बार हम इस टर्म से टकराते हैं कि बिफोर एक्सेप्टेंस मतलब एक बार अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो लैप्स ऑफ ऑफर पॉसिबल नहीं है। तो ऑफरर मानो ऑफरर का डेथ हो गया या फिर ऑफरर इंसेन हो गया, पागल हो गया, मतलब ऐसा पागल हो गया कि वो अभी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, ऐसा कि वो उसने अपना एक ऑफ़र बनाया था जो अभी भी एक्सेप्टेंस के लिए पेंडिंग है, उसको और कुछ याद ही नहीं है। ही इज़ इन नॉट दैट पोजिशन टू गिव अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग ही हैव डन इन हिज पास्ट लाइफ। तो वो पहले जो किया है वो अभी उस स्टेट में ही नहीं है कि वो पहले क्या क्या किया है उसका एक्सप्लेनेशन दे सके, कि उसका आंसर्स दे सके। तो ऑफरर मर गया या फिर ऑफरर इंसेन हो गया, इस बात का नॉलेज ऑफरी तक होना बहुत आवश्यक है। लेकिन किसके पहले? बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफरी के पास इसका नॉलेज होना कि ऑफरर का देहांत हो गया या फिर ऑफरर इंसेन हो गया, इन दोनों बातों का ही नॉलेज एक्सेप्टेंस के पहले होना आवश्यक है टू द ऑफरी। However, if the offeree accepts the offer in ignorance that death or insanity of the offerer, the acceptance is valid. क्योंकि ऑफरी के पास ये खबर था ही नहीं कि ऑफरर का डेथ हो गया या फिर ऑफरर इंसेन हो गया। अगर इसके इग्नोरेंस में ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को तो उसको वैलिड माना जाएगा, ना कि वो वॉइड है। उसको वैलिड माना जाएगा। कब वैलिड माना जाएगा? जब ऑफरी ने इस फैक्ट के इग्नोरेंस में एक्सेप्टेंस दिया कि उसको पता ही नहीं है कि ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर इंसेन हो गया है। ठीक है। Thus, according to subsection 4 to section 6, the notice of offerer's death or insanity must reach the offeree before he communicates his acceptance as to terminate the offer. तो सेक्शन 4 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली बताता है कि ये जो ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर का इंसेन होना, ये इंफॉर्मेशन ऑफरी के पास पहुंचाना आवश्यक है बिफोर द एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस देने से पहले उसके पास ये नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है कि ऑफरर का डेथ हो गया या फिर ऑफरर इंसेन हो गया। अच्छा, in comparison to Indian law incorporated in section 6 subsection 4 and under the English law, the offer is revoked instantly on the death of the offerer and there is no need to give a notice of such fact to the offeree. So there is a difference, a major difference between English law and Indian law. तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में मेजर डिफरेंस ये डेथ होने का जो मतलब नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है कि नहीं होना आवश्यक है, इसके ऊपर बहुत ही अहम एक डिफरेंस है। इंडियन लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6 ये कहता है कि ये जो ऑफरर हमारा डेथ या फिर ऑफरर इंसेन हो गया, इसका नॉलेज ऑफरी के पास होना आवश्यक है। कब? बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो ऑफरी के एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑफरी के पास इसका नॉलेज होना आवश्यक है कि ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर इंसेन हो गया है। लेकिन इंग्लिश लॉ के अंडर ये जो नॉलेज ऑफरर का जो डेथ का नॉलेज है, इसको कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफरर के मर जाने से इंस्टेंटली हमारा ऑफर लैप्स हो जाता है। आई रिपीट, इंग्लिश लॉ के अंडर ऑफरर का डेथ होने से इंस्टेंटली ऑफर का लैप्स हो जाता है। इसमें कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है ऑफरी को कि ऑफरर का डेथ हो गया। ठीक है। तो इंग्लिश लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन लॉ में
एक डिफरेंस है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6 ये बताता है कि ये जो ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर का इंसेन होना, ये नॉलेज ऑफरी के पास बिफोर द एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंग्लिश लॉ ये बताता है कि डेथ ऑफ द ऑफरर इंस्टेंटली रिवोक द ऑफर। ऑफरर के डेथ से इंस्टेंटली हमारा ऑफ़र लैप्स हो जाता है, तो अलग से ऑफरी को कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऑफरर का डेथ हो गया है। ठीक है, आई होप इतना दूर सबको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी हम थोड़ा सा 2 प्रॉब्लम करते हैं जो ऑलरेडी आ चुका है हमारे जुडिशरी में। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट में बहुत आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी बहुत आता है। इलस्ट्रेशंस को उठा के वो क्वेश्चन करते हैं, तो हमको वो समझना बहुत ही आवश्यक है कि अब हम समझे कि नहीं समझे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहले प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं। लालू सेंड्स अ प्रपोजल टू बाप्पा बाय पोस्ट। लालू एक प्रपोजल को भेजता है बाप्पा को बाय पोस्ट। लालू डाइड बिफोर द प्रपोजल रीचेस बाप्पा। बाप्पा के पहुंचने से मतलब वो जो प्रपोजल लालू ने भेजा था, उस प्रपोजल के पहुंचने के पहले ही लालू का देहांत हो गया, लालू मर गया। बाप्पा एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ लालूज डेथ। अब बाप्पा को पता ही नहीं है कि लालू मर गया है, तो बाप्पा ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। आर लालूज हेयर्स बाउंड बाय दिस एक्सेप्टेंस। अब लालू तो मर गया, तो लालू के जो एयर्स है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या मतलब बाउंड है बाय दिस एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस जो लालू किया है, ये जो बाप्पा किया है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। लालू ने एक प्रपोजल को भेजा बाप्पा के पास या फिर ऑफर को भेजा बाप्पा के पास बाय पोस्ट। तो ये बाप्पा के पास पहुंचने से पहले ही लालू मर गया। तो ये जो ऑफर है, ये बाप्पा के पास पहुंचने के पहले ही लालू मर गया, और ये लालू मर जाने का खबर बाप्पा के पास नहीं है। तो बाप्पा ने जो प्रपोजल लालू ने भेजा था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये जो एक्सेप्टेंस है बाप्पा के द्वारा, ये क्या लालू के एयर्स मतलब बाउंड है इस एक्सेप्टेंस को मानने के लिए? क्या लालू के एयर्स इस एक्सेप्टेंस को मानने के लिए बाउंड है? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या है? There are several circumstances when an offer often being made and come to an end. ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, circumstances है जहाँ ऑफ़र बनाया जाता है और ऑफ़र ख़त्म भी हो जाता है, comes to an end. Such situations are embodied in section 6 subsection 1 to subsection 4. That is revocation of the offer. कि कैसे एक ऑफर रिवोक हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक मेंशन किया गया है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। इन द गिवन प्रॉब्लम लालू सेंट अ प्रपोजल टू बाप्पा बाय पोस्ट। लालू ने बाप्पा को बाय पोस्ट एक ऑफर भेजा था, एंड इन द मीन टाइम उसी बीच लालू मर गया। बाप्पा को नहीं पता था कि लालू मर गया, एंड इग्नोरेंस ऑफ दिस फैक्ट। बाप्पा को जब ये पता ही नहीं कि लालू मर गया, उस हिसाब से बाप्पा को लगा कि लालू जिंदा है। बाप्पा को ये खबर नहीं है कि लालू मर गया, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये जो मर गया है, ये खबर अगर ऑफर के पास नहीं रहेगा और उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो वैलिड माना जाएगा। तो लालू के हेयर्स आर बाउंड बाय सच कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बाप्पा।
तो आंसर्स को लिखना है, उसका भी एक प्रोसेस है। पहले हमें लिखना है कि ऐसे बहुत तरीके हैं कि जहाँ पे ऑफ़र को बनाया जाता है लेकिन वो कुछ कारण के लिए कम्स टू एन एंड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक मेंशन किया गया है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6 हमें क्या बताता है? 2 लाइन में हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। फिर हम बोलेंगे कि सेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन 4 में हम ये पढ़े हैं कि अगर इग्नोरेंस ऑफ द डेथ, जो वो मर गया है, इस मतलब ये वाला खबर ऑफरी के पास है ही नहीं कि ऑफर मर गया, ऑफरर मर गया है, तो ऑफरर मर गया है ये खबर ऑफरी के पास नहीं है और इस ऑफर के बगैर ही वो एक्सेप्टेंस ऑफर का कर दिया, तब इस ऑफर को वैलिड माना जाएगा, ना कि इसको वॉइड माना जाएगा। तो जिस ऑफर को वैलिड माना जाएगा इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट दैट ऑफरर इज डेड, तो वो एयर्स के ऊपर भी बाउंड होगा, दैट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हमारा मेन चीज़ क्या है इसमें मेंशन करना कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि अगर इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? द डेथ ऑफ द ऑफरर, अगर ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो इसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स को लिखना कैसा है, पहले कैसे शुरू करना है, फिर कंक्लूड कैसे किया जाता है, आई होप समझ में आया और इसी पैटर्न में हमें आंसर्स को लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये रहा प्रॉब्लम 1। अब हम पढ़ेंगे एक और दूसरा प्रॉब्लम, वो क्या है? शर्मिला सेंड्स अ प्रपोजल टू शॉरबोरी बाय पोस्ट। इसमें भी शर्मिला ने शॉरबोरी को एक ऑफर या फिर प्रपोजल भेजा था बाय पोस्ट। देयर आफ्टर शर्मिला डाइड बिफोर द प्रपोजल रीच्ड शॉरबोरी। शॉरबोरी के पास वो प्रपोजल पहुंचने के पहले ही शर्मिला मर गया। तो शर्मिला ने शॉरबोरी को एक प्रपोजल भेजा था बाय पोस्ट। तो शॉरबोरी के पास वो प्रपोजल पहुंचने के पहले ही शर्मिला मर गया। At the time of acceptance, Shorbury has come to know the fact of the death of शर्मिला। तो जब शॉरबोरी उस ऑफर का एक्सेप्टेंस करेगा तो उस टाइम शॉरबोरी के पास ये नॉलेज था कि शर्मिला मर गया है। शॉरबोरी के पास खबर था, नॉलेज था कि ऑफरर मर गया है, बट स्टिल शी एक्सेप्टेड द ऑफरर। तो उसके बाद, इस नॉलेज के होने के बाद भी शॉरबोरी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया। आर शर्मिलाज एयर्स बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस? तो शर्मिला के जो एयर्स है क्या वो बाउंड है बाय दिस एक्सेप्टेंस? दोनों क्वेश्चन में अ लॉट ऑफ डिफरेंस आती है। पहले क्वेश्चन में हम पढ़े कि ऑफरी का नॉलेज ही नहीं है कि ऑफर मर गया है, उसके इग्नोरेंस पे उस ऑफरी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हमें ये बताता है कि जो ऑफरी था उसको नॉलेज था एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कि हमारा ऑफरर मर गया है। इस नॉलेज के होने के बावजूद भी, ऑफरर के देहांत होने के बावजूद भी ऑफरी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। तो क्या ऑफरर के एयर लीगली बाउंड है इस एक्सेप्टेंस को मानने के लिए? अच्छा, तो आंसर्स क्या होगा? देयर आर सेवरल सर्कमस्टांसेस व्हेन एन ऑफर आफ्टर बीइंग मेड कम्स टू एन एंड। एक ऑफर बनने के बाद ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जब हमारा ऑफर कम्स टू एन एंड होता है। तो such situations are embodied in same as section 6 or subsection 1 to section 6 subsection 4. This is my definition part. ये रहा हमारा डेफिनेशन। ठीक है, छोटा करके हमने डिफाइन कर दिया कि कहाँ से कहाँ ये प्रोविजन मेंशन किया गया है। अब हम बोलेंगे one such circumstances is envisaged in section 6 of subsection 4. तो subsection 4 of section 6 डील किया करता है on death और insanity of the offerer, the offer comes to an end. ठीक है,
ये हम और स्पेसिफाई कर दिए कि सेक्शन 6 में कौन से सब सेक्शन में ये मेंशन किया गया है। तो इन द गिवन सिचुएशन आंसर्स को लिखना कैसा है, दो पैराग्राफ ऑलरेडी हो गया, आप तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, आंसर्स हमारा। इन द गिवन सिचुएशन शर्मिला सेंट अ प्रपोजल बाय द पोस्ट and before the post could reach to Shorbori, and knowing the fact that the death of the Shormila, she choose to accept the offer. Shorbori choose किया कि वो accept करेगा after knowing the fact that Shormila is died. शोरमिला मर गया है, इस खबर के मतलब नॉलेज के होने के बावजूद भी शॉरबोरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। नाउ इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 कि अगर किसी ने भी एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ द डेथ एंड नॉलेज ऑफ द इंसानिटी के होने के बावजूद भी अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसको हम मतलब बाउंड नहीं है मानने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 4 हमें इन क्लियर वर्ड्स क्या बताता है कि जब ऑफर के पास इसका नॉलेज होगा कि ऑफरर हमारा मर गया है, तब हम उस ऑफ़र के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, मतलब ऑफरी उस ऑफ़र के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। लेकिन जब ऑफरी को यही नहीं पता कि ऑफरर मर गया है, तो एंड इग्नोरेंस ऑफ दैट फैक्ट कि उसको पता नहीं ऑफरर मर गया या फिर इंसान हो गया, और इस खबर के ना होने के बावजूद उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम वैलिड मानेंगे क्योंकि उसके पास तो खबर नहीं था कि वो मर गया, इसीलिए वो एक्सेप्ट किया, उसको लगा कि वो जिंदा है, इसीलिए वो एक्सेप्ट किया है, तब हम उसको वैलिड मानेंगे। ठीक है, अच्छा अब और एक है बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर भी हम पढ़े थे कि ऑफ़र हमारे कितने तरीके का होता है। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट आई होप कि हमारा ऑफ़र कैसे लैप्स होता है। बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन कम टू एग्जिस्टेंस देयर मस्ट बी क्लियर एविडेंस टू शो दैट द ऑफरी हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशन टू असेंट टू द आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ द ऑफर। ऑफ़र का एग्जिस्टेंस आने से पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि ऑफरी ने अपना पूरा क्लियर इंटेंशन उस ऑफ़र के ऊपर बोल दिया है। तो ऑफरर ने ऑफ़र को बना दिया ऑफरी के सामने, अब उसके ऊपर उस ऑफ़र के ऊपर ऑफरी का इंटेंशन टर्म्स एंड मतलब क्लियर इंटेंशन के साथ ऑफरी का उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना भी आवश्यक है। दिस इज़ कॉल्ड मिरर इमेज रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन। जितनी क्लियर तरीके से डेफिनिट एंड आइडेंटिकल टर्म्स में ऑफ़र को बनाया गया, ठीक उसी प्रकार क्लियर आइडेंटिकल एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल होके ऑफर को एक्सेप्टेंस देना है उस ऑफ़र के ऊपर। ठीक है, अच्छा इफ़ द ऑफरी वाइल गिविंग हिज असेंट, उसका सहमति देने से पहले वो एक नए टर्म्स या फिर नए कंडीशंस को इम्पोज कर रहा है, तो उसको हम काउंटर ऑफर कहते हैं। मतलब हमारा पहले ऑलरेडी एक ऑफ़र है, ऑफरर ने ऑफ़र बनाया है, उस ऑफ़र के ऊपर हम अपना सहमति ना जताते हुए एक नया टर्म्स को बना रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, बल्कि हम उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस के बगैर हम एक नए टर्म्स नए कंडीशंस को बना रहे हैं, तब हम कहेंगे वो काउंटर। काउंटर मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, तो वो हमारा काउंटर ऑफर हो गया। मतलब ऑफरर ने तो एक टर्म एक कंडीशंस पे ऑफर को बनाया, ठीक उस टर्म्स उस कंडीशंस पे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस ना देते हुए फिर से एक नए टर्म्स या फिर नए कंडीशन को बना दिया, तो दोनों तरफ से ही ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस नहीं आया। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारा केस लॉज है,
अ काउंटर ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वो नहीं करता। कैसे एक्सेप्टेंस करेगा? वो तो खुद और एक नए कंडीशन को बना दिया। इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर एंड द ओरिजिनल ऑफर इज देयर बाय डिस्ट्रॉयड। ये इंपॉर्टेंट है। काउंटर ऑफर में हमारा जो ऑफरर ने पहले ऑफर बनाया था उसको काउंटर करके ऑफर ने फिर से एक नया ऑफर को बना दिया, तो जो ओरिजिनल ऑफर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। समझने वाली बात है। काउंटर ऑफर में पहले ऑफरर ने एक ऑफर को बनाया, उस ऑफर को ऑफरी ने एक्सेप्ट करने के बजाय जगह एक दूसरा एक नया कंडीशंस को बना दिया, तो उस हिसाब से हमारा जो पहले वाला ऑफर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। दैट इट किल्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, ठीक है। And it infringes mirror image rule. Mirror image rule of contractual formation is very important term. तो मिरर इमेज रूल हमें क्या बताता है कि जब हमारा एक ऑफर क्लियर, एब्सोल्यूट, इंडेफिनाइट टर्म के ऊपर ऑफर बना, तो उस ऑफर पे ठीक उसी प्रकार क्लियर, एब्सोल्यूट एंड इंडेफिनाइट अनकंडीशनल हिसाब से हमें एक्सेप्टेंस देना है। दिस इज द मिरर इमेज रूल। तो काउंटर ऑफर में क्या होता है? पहले ऑफरर ने एक ऑफर बना दिया, उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस ऑफर ही ना देते हुए फिर से एक नया टर्म से एक नया कंडीशन बना दिया, तो दैट किल्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जो ऑफरर ने बनाया है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक केस लॉ के साथ समझेंगे, बल्कि इसमें बहुत सारा केस लॉज है, हम पढ़ेंगे सभी, लेकिन जितना पॉसिबल है याद रखने का उतना ही याद हम रखेंगे, अदरवाइज बाद में जाके इट विल रियली क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। केस लॉज से हमारा आंसर्स ना बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम होता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि मेंस में टाइम बहुत कम होता है, तो वो घर में ना हमें टाइम के साथ लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली एक एक आंसर्स लिखने में हमारा टाइम कितना जा रहा है, क्योंकि उसमें टोटल तो मतलब 10 तो आंसर्स लिखना ही पड़ता है मेंस में। तो उसको घर में बैठे प्रैक्टिस किए बगैर 3 घंटे का पेपर है, ऐसे हमें लग रहा है कि 3 घंटा बहुत है, लेकिन नहीं, 3 घंटा बहुत ही कम टाइम है। और इतना बड़ा बड़ा आंसर्स एलाबोरेट करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, केस लॉज, वेरियस रेफरेंसेस, हमें आंसर्स को दूसरों के आंसर से कैसे हम अलग बनाएं वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक आंसर्स लिखने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो अप करना पड़ेगा, अदरवाइज मेंस में हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। पहले हमें डेफिनेशन देना पड़ेगा, कौन से सेक्शंस पे कौन से प्रोविजंस में ये मेंशन है उसको देना पड़ेगा, फिर उसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं एक पॉइंट अप समरी करके उसको लिखना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें उसका आंसर्स को लिखना पड़ेगा, फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कि लास्ट में एक्चुअली हुआ क्या। दिस इज़ द प्रोसेस। अच्छा, काउंटर ऑफर में हम एक केस लॉ के साथ पढ़ते हैं, हाजी जीवा वर्सेस ई स्पिनर का केस 1900 बॉम्बे का। क्या बता रहा है? इन दिस केस द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट एन एक्सेप्टेंस विद अ वेरिएशन इज नो एक्सेप्टेंस। जिस टर्म के ऊपर हमारा ऑफर बना है ठीक उसी टर्म के ऊपर हमें एक्सेप्टेंस देना है, ना कि हम खुद से एक नया टर्म बना के एक्सेप्टेंस दें। वेरिएशन अगर हो गया तो वो हमारा एक्सेप्टेंस नहीं होगा। इट इज सिंपली अ काउंटर प्रपोजल, काउंटर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक नया टर्म बना है, मतलब क्या है, हम पहले ऑफर को रिजेक्ट करके एक नया टर्म बनाए, तो एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं, दूसरा ऑफर बन के रेडी हो गया। विच मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ओरिजिनल प्रपोजल बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो एक काउंटर प्रपोजल में मानो ए ने एक ऑफर किया, अब बी ने उसी ऑफर के ऊपर एक नया टर्म, एक नया कंडीशन को बना दिया। अब उस नए कंडीशन बनाने के बाद अगर हमारा जो पहला ऑफरर है, ओरिजिनल ऑफरर है, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया उस टर्म को, तो तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर उसने भी इसको एक्सेप्ट ना किया तो ये रिजेक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि मुझे तुम्हारा वो पीला वाला मकान खरीदना है। बदले में बी ने कहा कि मुझे पीला वाला नहीं, लाल वाला मकान तुमको बेचना है। तो
ए ने ऑफर किया कि उसको वो पीला वाला मकान चाहिए था, लेकिन बदले में बी ने क्या कहा, एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं कि चलो ठीक है तुम पीला वाला मकान लो, वो तो एक्सेप्टेंस दिया नहीं, बल्कि एक नया टर्म क्रिएट कर दिया कि मैं पीला वाला नहीं लाल वाला मकान तुमको बेचूंगा। तो ये जो लाल वाला मकान वो बेचना चाहता है, ये एक हमारा दूसरा ऑफर है। तो इस दूसरे ऑफर के ऊपर अगर ए ने सहमति दे दिया, एसेंट दे दिया कि ठीक है मुझे पीला वाला नहीं लाल वाला मकान तुम बेचना चाहते हो तो मुझे वही लेना है, तो तब हमारा वो एक्सेप्टेंस होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट विल फॉर्म, अदरवाइज नॉट। तो काउंटर ऑफर में हमारे पहले ही ऑफर के बाद ऑफर हो रहा है, फिर हमारा एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स है, फिर से पढ़ेंगे फिर समझेंगे, अदरवाइज बार बार मतलब पढ़ना है तभी समझ में आएगा, एक बार पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा कि तब काउंटर ऑफर और ऐसे ऑफर में हमारा डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, ये तो रहा हमारा एक केस लॉ हाजी जीवा वर्सेस ईस्ट मिनर का। एक ही केस लॉ हम पढ़ते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ मोर कन्फ्यूजन। लेकिन इसके ऊपर फिर से दूसरा केस लॉ है, जैसे हाइड वर्सेस रेंज 1840, फिर नियल वर्सेस मेरेट 1930, इसके ऊपर दूसरा भी केस लॉज है। एक ही केस लॉज अब हम पढ़ेंगे और दिमाग में उसी को रखेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। तो ठीक है, एक ही केस लॉस ठीक है, अगर ये भी याद रहेगा तो परीक्षा में एग्जाम में हम ये इसको भी मेंशन कर सकते हैं इन आवर आंसर्स। ठीक है, अब an offer once rejected or deviated from is dead and cannot be revived by its subsequent acceptance even if it complies with the original offer. In this context, the rule of a valid acceptance is embodied in section 7 of subsection 1 of Indian Contract Act may be stated as acceptance must be absolute and unqualified. जब ऑफ़र बनने के बाद हमारा एक्सेप्टेंस उस हिसाब से नहीं हुआ, उससे कुछ नया ऑफ़र मतलब बन के रेडी हो गया और फिर उस ऑफ़र के ऊपर अगर कोई एक्सेप्टेंस देगा तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसको अब हम मिरर इमेज रूल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पहले ऑफ़र होगा फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन काउंटर ऑफ़र में हमारा क्या हो रहा है, ऑफ़र फिर से एक नए ऑफ़र जो पहले वाले ऑफ़र को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिर हो रहा है हमारा एक्सेप्टेंस। तो डेविएट हो रहा है ना, पहले ऑफ़र फिर एक्सेप्टेंस ना हो के ऑफ़र फिर एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एक्सेप्टेंस को भी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना है। ठीक है, द अनदर मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज टू बी फाउंड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 दैट if an offer is not accepted according to the prescribed mode or the usual mode, the offer is liable to be withdrawn, that is revoked at the discretion of the offerer. तो ऐसे में तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि एक ऑफ़र कैसे कैसे रिवोक हो सकता है, लेकिन उस सेक्शन 6 के अलावा भी एक ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है। एक बाय काउंटर ऑफ़र, मतलब ऑफ़र को बनवाया गया लेकिन ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरा ऑफ़र बन के रेडी हो गया, तो काउंटर ऑफ़र हुआ। और दूसरा चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस को हमारा एब्सोल्यूट होना है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र, ना कि हम खुद से हमारा ऑफ़र ही खुद एक नया टर्म क्रिएट करेगा, कंडीशन क्रिएट करेगा और उसके ऊपर वो एक्सेप्टेंस देगा। नहीं, जो जैसा ऑफरर बनाया है कि इस हिसाब से एक्सेप्टेंस देना है, ठीक ऑफरी को उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस देना है। ठीक है, अगर वो जैसा ऑफरर चाहते हैं उस हिसाब से अगर एक्सेप्टेंस ना हुआ तो ऑफ़र हमारा लैप्स हो जाएगा। तो ये अदर प्रोविजंस है जिसमें हमारा ऑफ़र लैप्स हो सकता है सेक्शन 6 के अलावा भी। तो आज के पूरे इस क्लास में हमने पढ़ा कि एक ऑफ़र हमारा कैसे टर्मिनेट हो सकता है।
तो पहले पढ़े कि ऑफ़र होने के लिए क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स है। आज के क्लास में हम लोग पढ़े एक नया चीज़ कि एक ऑफ़र टर्मिनेट कैसे होता है। तो ये मेंशन एक समरी हम आज रिवीजन कर लेते कि पूरा इस क्लास में क्या पढ़े। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, आई थिंक सो। तो पहली बात क्या पढ़े कि सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है कि एक ऑफ़र कैसे लैप्स होता है या फिर टर्मिनेट होता है या फिर रिवोक होता है। कब होता है? एक जब नोटिस होता है ऑफ़र के पास कि ऑफ़रर चाहते हैं कि वो इस ऑफ़र को रिवोक करना चाहते हैं। तो ये जो नॉलेज है कि ऑफरर चाहता है रिवोक करना, ये नॉलेज ऑफर के पास बिफोर एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। अगर ये नॉलेज ऑफर के पास आफ्टर एक्सेप्टेंस पहुंचेगा तो ऑफरर इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो ऑफरर को अपना जो विलिंगनेस है कि वो ऑफ़र को रिवोक करना चाहता है, इस इंफॉर्मेशन को ऑफर के पास बिफोर एक्सेप्टेंस पहुंचाना है। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल, विद इन द टाइम मेंशनड इन द ऑफर। अब इसमें भी दो सर्कमस्टेंसेस हैं। एक, जब एक्सप्रेसली ऑफरर ने एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस देना है। अगर ऑफरी ने उस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस ना दे पाया हो तो क्या होगा? ऑफ़र हमारा ऐसे ही लैप्स हो जाएगा। और जब ऑफरर ने एक्सप्रेसली कुछ भी टाइम नहीं मेंशन किया गया है तो वो एक्सेप्टेंस हमारा रीज़नेबल टाइम के बीच होगा। अब रीज़नेबल टाइम क्या है? दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो डिपेंड करता है केस के ऊपर कि केस एक्चुअली कैसा है और उस हिसाब से हम अपना टाइम फिक्स कर लेंगे। जैसे एक केस लॉ पढ़े हम कि 8 जून को एम ने कहा था कि वो आर के कंपनी के कुछ शेयर खरीदना चाहता है और आर ने इसका एक्सेप्टेंस दिया था 23 नवंबर। तो जून और 23 नवंबर में एक बहुत ही लंबा गैप है। तो एम ने अपना ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, बहुत सारा टाइम बीत गया है, अब इसके बाद हम तुम एक्सेप्टेंस इसके ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है। थर्ड हम क्या पढ़े कि ऑफरर ने अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन किया गया है कि एक्सेप्टेंस के पहले उस कंडीशन का फुलफिल होना आवश्यक है और ऑफरी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया तो ऑफरी के पास एक्सेप्टेंस का कोई राइट नहीं बचेगा, ऑटोमेटिकली ऑफर हमारा लैप्स हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फिर से कि ए सेलर है, ए चाहता है कि वो अपना मकान बेचेगा बी को और बी भी चाहता है कि ए का मकान वो लेना चाहता है। तो ए ने कहा मैं तो अपना मकान तुमको बेचूंगा लेकिन जो पैसा है वो हाफ ऑफ द अमाउंट तुमको एक सर्टेन डेट से पहले दे देना है, जिसको हम बुकिंग या फिर एडवांस मनी भी कहते हैं। तो अगर बी ने एडवांस मनी दे दिया तो वो एक्सेप्ट करने के काबिल होगा। अगर बी ने यही कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया कि वो एडवांस दे ही नहीं पाया उस सर्टेन डेट से पहले तो बी के पास एक्सेप्टेंस का कोई राइट नहीं रहेगा। ठीक है। अब फोर्थ नंबर हम क्या पढ़े? बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। तो जब ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर का इंसैनिटी का खबर ऑफरी के पास एक्सेप्टेंस के पहले आएगा कि फिर से हम दोहराते हैं कि ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर का इंसान होना, ये वाला नॉलेज ऑफर के पास है ही नहीं कि हमारा ऑफरर इंसान या फिर ऑफरर का डेथ हो गया, ये खबर ऑफर के पास नहीं है और ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ दिस फैक्ट उसने एक्सेप्टेंस कर लिया तो हमारा वो ऑफर वैलिड माना जाएगा। लेकिन जब ऑफर के पास ये नॉलेज है कि ऑफरर का डेथ हो गया है या फिर ऑफरर इंसेन हो गया, उसके बावजूद भी ऑफरी ने उस ऑफर का एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। ठीक है। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में एक डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ फिर से क्या बताता है कि ये जो ऑफरर
का डेथ या फिर ऑफरर का इंसेंट होना, ये खबर ऑफरी के पास होना आवश्यक है, ऑफरी को पहुंचाना आवश्यक है। अगर मानो ऑफरी के पास मतलब पहुंचाया नहीं, मतलब किसी भी तरीके से ऑफरी को ये पता नहीं चल पाया कि ऑफरर मर गया है या फिर ऑफरर इंसेंट हो गया है, और इसके बावजूद उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस ऑफर को वैलिड माना जाएगा। तो ऑफर वैलिड माना जाएगा, और वो किसके ऊपर, अब ऑफरर तो मर गया, तो ऑफरर के जगह ऑफरर के एयर्स बाउंड है बाय दैट एक्सेप्टेंस। लेकिन इंग्लिश लॉ क्या बताता है कि इंग्लिश लॉ बताता है कि जब ऑफरर का डेथ या फिर ऑफरर इंसेंट होता है तो इंस्टेंटली वो ऑफर लैप्स हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू द ऑफरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि मर गया है, अब आप इसके ऊपर कोई एक्सेप्टेंस ना दें, इसका कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इंडियन लॉ बताता है कि इग्नोरेंस ऑफ दैट फैक्ट, कि ऑफरी को ये पता ही नहीं है कि ऑफरर मर गया है, इसके बावजूद ऑफरी ने वो अपना ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैलिड माना जाएगा। और इस एक्सेप्टेंस के ऊपर वो ऑफरर का जो एयर्स है, क्योंकि ऑफर तो मर गया, ऑफरर तो मर गया, तो ऑफरर का जो एयर है वो बाउंड होगा बाय दिस एक्सेप्टेंस। ठीक है, और दूसरे तरफ क्या पढ़े, दूसरा प्रिंसिपल्स हम पढ़े काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर में भी ए ने ऑफर किया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरा एक टर्म्स कंडीशंस को पेश कर दिया, तो क्या हुआ, ऑफर के बदले ऑफर मिला, ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो इससे भी हमारा ऑफर क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड द लास्ट हम क्या पढ़े, जैसे हमारा ऑफर का क्लियर, आइडेंटिफाइड, एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल ऑफर हमें बनाना है, ठीक उसी प्रकार एक्सेप्टेंस को भी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड होना आवश्यक है। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ये भी बताता है कि अगर कुछ भी प्रोसेस ऑफरर ने मेंशन किया है ऑफरी को कि इस प्रोसेस से हमारा वो ऑफ़र एक्सेप्ट होगा, तो उस प्रोसेस को ऑफरी को फॉलो करना है, मतलब उसी प्रोसेस में ऑफरी को एक्सेप्ट करना है ऑफ़र को। अदरवाइज़ अगर दूसरा प्रोसेस से ऑफरी ने एक्सेप्ट किया है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, वो ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे क्लास में हमें अच्छी तरीके से पता चल गया कि एक ऑफ़र हमारा कैसे कब कब हमारा लैप्स होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज हम एक्सेप्टेंस को नहीं पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या है और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए फिर से क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स है, उसको हम कल के क्लास में एलाबोरेटली पढ़ेंगे। आई होप आज के क्लास विद केस लॉ सबको समझ में आया। प्लीज़ जो प्रॉब्लम्स मैं 2 प्रॉब्लम करवाई क्लास में, तो अगर उसका आंसर भी आप ऐसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर किसी को भी कहीं पे भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली ट्राई नेक्स्ट क्लास में उसको समझाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, एज इट रियली हेल्प मी अलॉट। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है अगर कोई लाइक करता है, कमेंट करता है कि नहीं ठीक है, चलो किसी को पसंद आ रहा है मेरी वीडियो, तो रियली इट motivates me to create a new video on the next day. तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर वीडियो देखने के लिए। एंड आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक ठाक से पढ़ाई करें सभी, फिर मुलाकात होगा कल और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय तब तक के लिए।